पुष्कला फूल ज्यादातर उन जगहों पर पाया जाता था जहां प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा बेहद तीव्र होती थी। विपिन इस बात को समझ चुका था कि पहाड़ में जिस जगह श्रीकांत को पुष्कला फूल का कांटा लगा था वहां जरूर प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा प्रबल होगी। यह जानकर विपिन बेहद उत्साहित हो गया था, लेकिन उसने अपने उत्साह को दबाते हुए सोचा, विपिन, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, पहले तुम्हें मामा जी के पैर को ठीक करना होगा। विपिन पुष्कला फूल को देखते हुए गहरे विचार में डूब गया। यह पुष्कला फूल कोई साधारण फूल नहीं था। इसके जहर से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। कोई बड़ी बात नहीं थी कि डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सके। विपिन को इस फूल के जहर को निकालने वाली औषधि की विधि पता थी, लेकिन इसके लिए कई दुर्लभ और महंगी औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी जिन्हें वह कम समय में इकट्ठा नहीं कर सकता था। पैर को ठीक करने का दूसरा तरीका ऊर्जा को बाहर निकालना और शरीर से जहर को बाहर करना था, लेकिन उसकी शक्तियां अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थीं जहां वह इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सके। उसने कुछ समय तक इसके बारे में सोचा, फिर एक ऐसा तरीका खोजा जिसमें दोनों तरीकों का उपयोग किया जा सकता था। विपिन ने अपने जेड ब्लड मोतियों के हार में कुछ जड़ी बूटियों का भंडार रखा हुआ था। उनमें से कुछ जड़ी बूटियां फूल के जहर पर अवरोधक प्रभाव डालती थीं। जहर की तीव्रता को कम करके वह श्रीकांत के पैर से जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए अपने ऊर्जा चक्र का उपयोग कर सकता था। मामा जी, मेरे पास आपके पैर के जहर को निकालने के लिए एक इलाज है, विपिन ने कहा। सचमुच? श्रीकांत हैरान रह गए। वे विपिन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जितने भी डॉक्टरों को उन्होंने अपना पैर दिखाया था उन सभी ने उन्हें ठुकरा दिया था, तो विपिन जैसा एक बच्चा इसे कैसे ठीक कर सकता था। मामा जी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? विपिन ने बात करते हुए अपना बैग खोला और उसके अंदर हाथ डालकर जेड ब्लड मोतियों के हार से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उसने यह काम इतनी सफाई से किया कि किसी को भी शक नहीं हुआ कि जड़ी बूटियां बैग से निकली थीं या फिर किसी मोतियों के हार से। विपिन ने उन जड़ी बूटियों को थोड़ी देर के लिए अपनी हथेली में रखा, फिर सभी जड़ी बूटियों को एक कटोरे में पीसकर रेशेदार अवशेष और तरल को एक साथ मिला दिया। वैष्णवी और अवनी उसे यह कार्य करते हुए बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं। श्री, आप विपिन को एक बार कोशिश करने दो, वह एक होशियार बच्चा है, शायद उसके पास कोई हल हो, वैष्णवी ने उत्साह से कहा। श्रीकांत उनका पति था, इसलिए वे उन्हें केवल श्री कहकर बुलाती थीं। श्रीकांत ने सिर हिलाया और धीरे धीरे पतलून को पैर से ऊपर उठाया। उनका बायां पैर घुटने से नीचे तक ज्यादातर सड़ चुका था। यह गहरा लाल था और कुछ रूखा लग रहा था। मामा जी, इससे थोड़ा दर्द होगा, आपको इसे सहन करना होगा। विपिन उनके पैर के पास झुक गया और धीरे से कटोरे से दवा निकालकर पैर पर लगा दी। श्रीकांत कांप उठे और जोर से कराह उठे। उन्होंने अपने दांत कस लिए और दर्द को सहने की कोशिश करने लगे। उनके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका पैर भट्टी में रखे तंदूर की तरह जल रहा हो। दर्द सीधे उनके दिल में घुस रहा था। विपिन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह काम करेगा? वैष्णवी ने चिंता से पूछा। मामी जी, आप चिंता मत करो, यह दवा बहुत प्रभावी है। आप 1 घंटे में इसका प्रभाव देख सकती हैं। मैं मामा जी के पैर की थोड़ी देर के लिए मालिश करूंगा ताकि जहर को बाहर निकाला जा सके, विपिन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। 1 घंटा बहुत जल्दी बीत गया। इस वक्त श्रीकांत के पैर के खुले घाव सिकुड़ गए थे। शेष घावों से गहरा लाल खून बह रहा था और एक भयानक गंध उत्सर्जित हो रही थी। यह वास्तव में काम कर रहा है, वैष्णवी ने खुश होते हुए कहा। श्रीकांत को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद की एक चिंगारी नजर आने लगी थी। मामा जी, मुझे आपके पैर की थोड़ी मालिश और करनी होगी, इससे थोड़ा दर्द होगा, विपिन ने कहा। वह उठा और अपनी बाजुओं को घुमाया, फिर श्रीकांत के पैर की ओर बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों को पैर पर रखा और अपनी उंगलियों के माध्यम से अपने शरीर से ऊर्जा निकालते हुए धीरे से उसकी मालिश की। बहुत जल्द घावों से जहरीला खून बहने लगा और बदबू और बढ़ गई। 5 या 6 मिनट के बाद बहने वाले खून का रंग कम काला हो गया और सामान्य लगने लगा। विपिन जल्द ही रुक गया और कहा, मामा जी, मैंने आपके शरीर से सारा जहर निकाल दिया है। आपको बस थोड़े समय के लिए आराम करना होगा और आपका पैर उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना पहले था। मैं पहले से ही बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। श्रीकांत अपने पैर को इधर उधर हिलाते हुए मुस्कुराने लगे। विपिन, तुम्हारा चिकित्सा कौशल चमत्कारी है। इतने सारे डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सके, फिर भी तुमने इसे अपने पहले प्रयास में ठीक कर दिया। विपिन, हमारा परिवार तुम्हारे प्रति एहसान का एक और कर्जदार हो गया है। हम नहीं जानते कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। वैष्णवी ने विपिन के हाथों को कसकर पकड़ लिया। मामी जी,
आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है विपिन, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं रात का खाना बनाने जा रही हूं, कृपया कम से कम हमारे साथ रात का खाना खाकर जाना। चलो अवनी बेटा, दोनों आदमियों को अकेला रहने दो। वैष्णवी ने विपिन के जवाब देने से पहले ही श्रीकांत की व्हील चेयर को धक्का देकर घर के पीछे की ओर बढ़ गई। विपिन पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। देखो श्री, विपिन कितना अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कि अवनी के लिए ये एक अच्छा जीवन साथी है। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते भी हैं। विपिन दूर से वैष्णवी की आवाज सुन सकता था। हाँ, विपिन कोई बुरा बच्चा नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि पता नहीं उसे हमारी बच्ची पसंद है भी या नहीं, श्रीकांत ने जवाब दिया। हाँ, यह सच तो है, विपिन अब हम किसानों की तुलना में उसका एक अलग स्तर पर है। वह डीआईजी साहब जैसे बड़े लोगों को जानता है और भविष्य में और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। हाँ, अवनी को इस मौके का फायदा उठाना होगा। विपिन उनकी बातचीत सुनकर लाल हो गया। उसने अपने बगल में बैठी अवनी को देखा और थोड़ा अजीब महसूस किया। अवनी वहां चुपचाप बैठी थी, उसके हाथ सामने की ओर थे और उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं। उसका चेहरा भी थोड़ा लाल पड़ चुका था। चांद की मंद रोशनी में उसकी सुंदरता और निखर कर दिखाई दे रही थी। विपिन, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कोमल स्वर में कहा। कोई बात नहीं, विपिन मुस्कुराया। अवनी, मुझे नानी को बताना होगा कि मैं आज रात यहां खाना खा रहा हूं। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। इसके बाद वे दोनों नानी के घर गए, फिर वापस घर लौटने से पहले गांव में एक चक्कर लगाया। जल्दी ही खाना तैयार हो गया। यह कोई भोज नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छे व्यंजन तैयार किए थे जो वे वहन कर सकते थे। श्रीकांत ने अपने निजी भंडार से शराब का एक डिब्बा भी निकाला और विपिन के ग्लास में शराब डालते हुए काफी देर तक दोनों साथ पीते रहे। विपिन ने एक बार फिर श्रीकांत से शंखपुष्पी का सटीक स्थान पूछा। उसने अगली सुबह सबसे पहले उसे लेने के बारे में सोचा था। रात के खाने के बाद वैष्णवी ने उत्सुकता से विपिन को रात के लिए रुकने के लिए कहा। वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने यह भी ध्यान रखा कि उसे कल पहाड़ों पर जाना था, इसलिए उसे वैसे भी गांव में रात बितानी थी। पहाड़ी गांव की रात शांत थी। विपिन अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके बगल में एक खिड़की थी जिसके माध्यम से वह रात के असीम आकाश को देख सकता था। वह इस दृश्य से मंत्रमुग्ध था। अचानक उसके संवेदनशील कानों को कमरे के बाहर से मामूली पैरों की आवाज सुनाई दी। उन पैरों के कदम एक पल के लिए दरवाजे के सामने रुके, फिर दरवाजा खुला और कोई चुपचाप अंदर आया। विपिन ने मुड़कर देखा कि वह कौन है और वह हैरान रह गया। अवनी दरवाजे से कमरे में अंदर आई। खिड़की से आ रही चांद की मंद रोशनी में उसका चेहरा दुधिया रंग में चमकते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी स्वर्ग का रास्ता भटक कर इस कमरे में आ गई हो। उसे देखकर विपिन की सांसें धीमी चलने लगीं। अवनी आगे बढ़ी और विपिन के बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रखा था। अवनी, तुम... विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। उसके सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखकर उसका चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। वह इतनी छोटी लड़की नहीं थी जिसे वह बचपन से जानता था। विपिन, मैं... अवनी ने सिर झुका लिया और थोड़ा हिचकिचाई। अचानक मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और कंबल के नीचे घुस गई। विपिन वहां लेटा हुआ था और उसने अपना शरीर हिलाने की हिम्मत नहीं की। अवनी, तुम... अवनी का चेहरा चमकीला लाल हो गया। उसकी आंखों में हल्का सा आकर्षण और कुछ शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही वह घबराई हुई भी दिख रही थी। थोड़ी देर के लिए हिचकिचाने के बाद उसने साहस जुटाया और अंत में कहा, विपिन, आप मेरे शरीर पर अपना दावा कर सकते हो। उसके लाल चेहरे पर शर्मिंदगी और बढ़ गई थी। विपिन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना। तुम क्या कह रही हो पागल लड़की? विपिन, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, उसने धीरे से कहा। हम आपके कर्जदार हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको और कैसे धन्यवाद कहूं। और मैं आपको पसंद भी करती हूं। अवनी की नजरें साहसिक और भावुक थीं। मां ने मुझसे कहा था कि आप जब भविष्य में बड़े आदमी बन जाएंगे तो आपके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ जाएंगी, इसलिए मुझे आपको किसी और चुड़ैल का नहीं होने देना चाहिए। तो मैं... जैसे जैसे वह बोल रही थी उसकी आवाज धीमी और कोमल होती जा रही थी। विपिन ने यह सब चुपचाप सुना। स्पष्ट रूप से उसकी उम्र का कोई भी लड़का अवनी जैसी खूबसूरत लड़की द्वारा पसंद किए जाने पर खुश होता। वह भी उसकी भावनाओं के बारे में जानकर खुश था।
उसे भी अवनी के लिए कुछ भावनाएं थीं, लेकिन वह बस इतनी ही थीं। इसके अलावा उसने सोचा कि अवनी अभी भी छोटी थी और उसे गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। वह मुस्कुराया, फिर अवनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, पागल लड़की, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। अवनी ने तुरंत जवाब दिया, मैं छोटी नहीं हूं, मैं पहले से ही 17 की हूं। मैंने स्कूल में सुना है कि कुछ लड़कियां इससे भी छोटी उम्र में ये सब कर चुकी हैं। फिर उसने गहरी सांस ली और गुस्से में कहा, तो फिर मैं कितनी छोटी हूं? विपिन ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, 17 साल की उम्र भी छोटी होती है। अवनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही तुम आज अपने परिवार की मदद करने के लिए मेरे साथ वो सब करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अवनी चुप हो गई। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। विपिन, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगा? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है ना? हाँ, मुझे पता है आप लोगों के प्रति बहुत दयालु हैं। जरूर आपकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड होगी, है ना? बात करते हुए वह उदास लग रही थी। फिर वह फिर से उत्साहित दिखने लगी। विपिन, अवनी भी आपको पसंद करती है। जो भी हो, मैं आपको उसका कभी नहीं होने दूंगी। यह कहते हुए वह धीरे से झुकी और अचानक विपिन के गाल पर किस कर लिया। फिर उसने कंबल पलट दिया और कमरे से बाहर भाग गई। फू! उसके जाने के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। अवनी की बॉडी मैच्योर हो रही थी। 1-2 साल में वह अहाना से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। विपिन ने रात भर अपने दिल में बेचैनी महसूस की, लेकिन अंततः वह शांत हो गया और सो गया। अगले दिन वह बहुत जल्दी उठ गया। सुबह के नाश्ते के दौरान अवनी का चेहरा लाल था और वह विपिन की आंखों में देखने से कतरा रही थी। वैष्णवी ने जब उन दोनों को देखा तो वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। श्रीकांत के पैर की हालत में रात भर में बहुत सुधार हुआ था। विपिन ने उसे सलाह दी कि वह अगले 10 दिन तक ज्यादा घूमने फिरने से बचे और जितना संभव हो आराम करे। पहाड़ों में जाने से पहले श्रीकांत ने विपिन को अच्छी तरह समझा दिया था कि वहां कभी-कभी जहरीले सांपों या जंगली जानवरों को देखा जा सकता है, इसलिए उसे बेहद सावधान रहना होगा। इसके बाद विपिन ने एक हथौड़ा उठाया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। बाहर जाते समय वह कई ग्रामीणों के पास से गुजरा और सभी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसे गर्व भरी नजरों से देखा। पहाड़ों में प्रवेश करते ही उसने अपने पैरों को फैलाया और बिजली की गति से दौड़ने लगा। शंख पुष्पी वाले क्षेत्र में पहुंचने में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन उसकी गति के कारण वह लगभग आधे घंटे में वहां पहुंच गया। विपिन पहाड़ की एक घाटी में खड़ा था और अपने सामने हरे भरे पहाड़ों को देख रहा था। जिस क्षेत्र में शंख पुष्पी और जहरीले पुष्कला के फूल उगते थे, वह वहां से कुछ दूरी पर ही था। उस क्षेत्र में तीव्र ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए था, लेकिन अब जब उसने इसे महसूस करने की कोशिश की तो वह प्रवाह सामान्य लग रहा था। यह अजीब है, विपिन ने उस क्षेत्र की ओर दौड़ते हुए बड़बड़ाया। लगभग 20 मिनट से भी कम समय में उसने शंख पुष्पी का डंठल पा लिया। उसकी टोपी एक छतरी जितनी बड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वह 2 या 3 शताब्दियों पुराना था। चलो शुक्र है, शंख पुष्पी का डंठल अभी तक किसी ने नहीं लिया, विपिन ने खुशी से कहा। शंख पुष्पी का पौधा जितना पुराना होता जाता, उतनी ही अधिक ऊर्जा वह अपने अंदर समाहित कर लेता था। अगर वह इस डंठल का उपयोग आध्यात्मिक लिक्विड पदार्थ बनाने में करेगा तो उसकी शक्तियों का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वह जल्द ही मणिपुर चक्र के मध्य में पहुंच जाएगा। फिर वह आसानी से जादू टोना जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता था। विपिन ने जल्दी से शंख पुष्पी के डंठल को तोड़कर अपने स्टोरेज मोती में रख लिया। फिर उसने वहां जहरीले पुष्कला फूलों को देखा और पूरे इलाके का निरीक्षण करने के बाद थोड़ा हताश हो गया। यह अजीब है, इस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह न के बराबर है। थोड़ा आगे जाकर घने पुष्कला फूलों के बीच एक पानी का तालाब था। उसे देखकर विपिन ने सोचा, मुझे लगता है कि इस तालाब में कुछ अजीब है। जब वह तालाब के किनारे पहुंचा तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर से इतनी तीव्र गति से ऊर्जा क्यों निकल रही है? उसने तालाब के चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब उसने तालाब के अंदर झांक कर देखा तो उसे ख्याल आया, शायद पानी के अंदर कुछ हो सकता है। विपिन ने अपने कपड़े उतारे और गहरी सांस ली, फिर तालाब में छलांग लगा दी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, जो हड्डियां जमा देने वाला था। पानी में कूदने के बाद उसने अपने आसपास देखने के लिए आंखें खोली। तालाब लगभग 8 से 9 मीटर गहरा था और वहां रोशनी बहुत कम थी। अगर उसकी दृष्टि सामान्य इंसानों की तुलना में कहीं बेहतर न होती तो वह कुछ भी नहीं देख पाता।
उसने ध्यान से चारों ओर देखा और पाया कि कीचड़ के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी। वो क्या है? विपिन तैरकर उस रोशनी के करीब गया और कीचड़ को हटाने लगा। कीचड़ के नीचे से शुद्ध सफेद जेड के 2 पत्थर मिले। उनमें से एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था, जबकि दूसरा छोटे आकार का था। जेड पत्थर बर्फ की तरह सफेद थे और उनमें से एक नरम चमक निकल रही थी। वह काल्पनिक कहानियों में पाए जाने वाली वस्तुओं की तरह लग रहे थे और उनके अंदर तीव्र ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया जा सकता था। विपिन ने ध्यान से दोनों पत्थरों को अपने हाथों में लिया और उनका निरीक्षण किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे क्या थे। आत्मा पत्थर। ये आत्मा के पत्थर हैं। प्राचीन काल में शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा आत्मा पत्थरों का निर्माण एक गूढ़ तकनीक द्वारा किया गया था, जो आकाश और पृथ्वी से ठोस रूप में ऊर्जा को केंद्रित करती थी। ये आत्मा पत्थर उन महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक थे जो एक योद्धा के पास हो सकते थे। उस समय आकाश और पृथ्वी से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन आत्मा पत्थरों को पाना अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन वर्तमान समय में ऊर्जा का प्रवाह दुर्लभ हो गया था और आत्मा पत्थरों का मिलना भी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो गया था। मैंने इस बार जैकपॉट मारा है, विपिन ने खुशी से कहा। आत्मा पत्थरों और शंखपुष्पी के डंठल को अवशोषित कर वह आसानी से मणिपुर चक्र के मध्य या फिर अंतिम चरण में पहुंच सकता था। विपिन ने दोनों आत्मा पत्थरों को स्टोरेज मोती में छुपाया और फिर से तालाब में कुछ और खजाने की खोज करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे और कोई प्राचीन खजाना मिल जाए। लेकिन उसे और कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद वह तालाब से बाहर निकला। तालाब के किनारे बैठकर उसने आत्मा पत्थरों को हाथ में लिया और उनकी ऊर्जा का अनुभव करते हुए खुश महसूस किया। ऐसा लगता है कि इन दोनों आत्मा पत्थरों की वजह से तालाब का पानी भी शुद्ध ऊर्जा से भरपूर हो गया है। ये पानी भी बहुत कीमती है, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसने तालाब से बहुत सारा पानी लिया और उसे स्टोरेज मोती में रख दिया। फिर कुछ पुष्कला फूलों को भी तोड़ा, उनके कांटे साफ किए और उनके डंठलों को भी स्टोरेज मोती में रख लिया। इसके बाद वह वहां से निकल पड़ा। गांव लौटते लौटते दोपहर के 12 बज चुके थे। जब वह लौटा तो गांव का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था। कारों का एक काफिला सीधी लाइन में चलते हुए पापड़ा गांव में प्रवेश कर रहा था। काफिले की सभी कारें लग्जरी कारें थीं। विपिन ने देखा कि वे कारें प्रभास, मोहन और बाकी लोगों की थीं, लेकिन काफिले में पीछे चल रही 1-2 कारों को वह नहीं पहचान पाया। एक एक करके सभी कारें गांव के प्रवेश द्वार से होते हुए एक खाली जमीन पर खड़ी हो गईं और जल्दी ही वह जगह गाड़ियों से भर गई। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। कई गांव वाले इस दृश्य को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए थे। गांव के बुजुर्ग काका और ग्राम परिषद के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। जब विपिन वहां पहुंचा तो लोगों का एक ग्रुप उसका स्वागत करने भी आया। सबसे पहले प्रभास, मोहन और अन्य लोगों ने उससे हाथ मिलाया। फिर गांव के बुजुर्ग काका, जो गांव के मुखिया भी थे, ने उसका स्वागत किया। अंत में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ कुछ लोग उसके पास आए। अरे वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा छोटे दोस्त। मेरा नाम सूरज जेसवाल है, झिरका कस्बे का मेयर। कल जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है और मैं झिरका कस्बे की पुलिस की ओर से माफी मांगने आया हूं। मेयर सूरज ने उत्सुकता से विपिन से हाथ मिलाते हुए कहा। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा मेयर सूरज। विपिन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ मिलाया। मैंने सुना है कि तुम यहां एक बागान स्थापित करना चाहते हो। यह एक बहुत अच्छा विचार है। पापड़ा गांव एक प्रदूषण मुक्त गांव है और यहां का प्राकृतिक वातावरण औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए एकदम सही है। नगर परिषद तुम्हारे साथ है। डीआईजी मिथिलेश ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए पहले ही फोन कर दिया था। चिंता मत करो, तुम्हें नगर परिषद से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बताना, मेयर सूरज ने उत्साह से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर सूरज, विपिन ने सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं है। झिरका कस्बे में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए तुम जैसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं, मेयर सूरज ने हंसते हुए कहा। इसके बाद प्रभास आगे आया और बोला, विपिन, मैं अपने साथ कुछ लोगों को बगीचे की योजना और निर्माण की जगह दिखाने के लिए लाया हूं। इसके अलावा मैं कुछ लोगों की एक टीम सड़क निर्माण के लिए भी लाया हूं। पंचायत घर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कुछ और बातचीत की। फिर वे बगीचे की योजना और निर्माण टीम को जगह दिखाने के लिए वहां ले गए। विपिन उन लोगों से शाम तक फ्री हुआ। अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठने से पहले वह अपने नाना नानी और अवनी के घर अलविदा कहने गया। शहर पहुंचने के बाद उसने अहाना को फोन किया और रात का डिनर साथ में किया। विला पहुंचकर उसने शंखपुष्पी के डंठल को स्टोरेज मोती से बाहर निकाला और आध्यात्मिक तरल पदार्थ बनाना शुरू कर दिया।
विपिन ने एक एक करके अपनी हथेली में आध्यात्मिक तरल में उपयोग होने वाली सभी जड़ी बूटियों को शुद्ध किया और उन्हें एक बाउल में डाल दिया। फिर उसने शंख पुष्पी के डंठल को काटकर मिक्सिंग बाउल में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी जड़ी बूटियों को एक साथ पीसना शुरू किया और ऐसा तब तक किया जब तक उनसे एक गाढ़ा लिक्विड नहीं निकलने लगा। लगभग 20 मिनट में ही औषधीय जड़ी बूटियों की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। वाकई ये शंख पुष्पी सदियों पुरानी जड़ी बूटी है। इसकी गंध भी बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिक लिक्विड से निकलने वाली गंध को सूंघते हुए विपिन ने सोचा, पहले जितनी भी जड़ी बूटियों का उसने उपयोग किया था वे केवल दशकों पुरानी थीं, मगर यह शंख पुष्पी का डंठल सदियों पुराना था। थोड़ी देर बाद उसने सभी जड़ी बूटियों के मिश्रण को पीसना बंद कर दिया। बाउल में एक सुनहरा तरल जमा हो चुका था। यह तरल थोड़ा चिपचिपा था और इसका रंग पहले की तुलना में अधिक जीवंत था, जिससे एक तीखी खुशबू निकल रही थी। यह सुनहरा आध्यात्मिक तरल उसके द्वारा पहले बनाए गए आध्यात्मिक तरल की तुलना में 10 गुना अधिक असरदार था। विपिन ने इस सुनहरे आध्यात्मिक तरल को एक बार में पीने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक छोटी कटोरी में लेकर थोड़ा थोड़ा पिया। फिर वह पैर मोड़कर बैठ गया और लिक्विड को अवशोषित करने लगा। लगभग 4 से 5 घंटे में उसने पूरे तरल को अवशोषित कर लिया था। अब उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वह अभी भी मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंचने से आधा कदम दूर था। यही सही समय है जब मैं मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंच सकता हूं, उसने सोचा। उसके शरीर में अब इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि वह इसे फिर से प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। विपिन ने तुरंत छोटे संगमरमर के आकार के आत्मा पत्थर को निकाला और उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद विपिन का शरीर कांपने लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। अंधेरे में उसकी काली पलकें आकाश में तारों की तरह चमक रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे उसकी शक्तियां मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंच रही थीं, उसके शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहा था। उसका शारीरिक शरीर बहुत मजबूत हो गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की बढ़ी हुई मात्रा को महसूस कर सकता था। अब वह जादू टोना जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता था। मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसने सोचा। उसके दिमाग में मौजूद ग्रंथों में कई उच्च स्तरीय जादू टोना मंत्र उपलब्ध थे। उसने एक पल के लिए इस बारे में विचार किया और फिर लेविटेशन नामक एक जादुई मंत्र का अध्ययन करने का फैसला किया। लेविटेशन जादू हवा में तैरने और हवा की धाराओं के साथ सवारी करने के बारे में था, ताकि कोई भी आकाश में उड़ सके। पक्षियों की तरह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना कई लोगों का सपना था। विपिन के लिए भी ऐसा ही था और यही कारण था कि उसने इस जादू को अपने प्रदर्शनों की सूची में सबसे पहले स्थान पर रखा। विपिन ने पहले से ही मंत्र के सभी शब्दों को याद कर लिया था और जादू के लिए आवश्यक हाथ के इशारों में भी महारत हासिल कर ली थी। इन इशारों का मतलब है जादुई मंत्र की तकनीक को परफॉर्म करने के लिए विशेष संकेत बनाना, न कि किसी पक्षी की तरह फड़फड़ाना। वह फर्श पर पैर मोड़कर बैठा और मंत्र के शब्दों का जाप किया। इशारे करने के लिए उसके हाथ बिजली की तरह तेजी से चले। जल्द ही वह अपने शरीर के पास से बहने वाली हवा के झोंकों को महसूस कर रहा था। हाथों के इशारों से उसने हवा के झोंके को महसूस किया और कई बार प्रैक्टिस की। धीरे धीरे हवा पर उसका नियंत्रण बेहतर होता गया। जल्द ही उसने लेविटेशन जादू में महारत हासिल कर ली थी। अब वह हवा में खुद को उठा सकता था और हवा में चारों ओर घूम सकता था। इसके बाद वह ब्लूबेल फुटहिल से निकलकर पास के पहाड़ की ओर गया और फिर एक चट्टान से कूद गया। जिस क्षण विपिन ने चट्टान से छलांग लगाई, उसने तुरंत अपने हाथों से कुछ अजीबोगरीब संकेत बनाए। अगले ही पल एक हवा के झोंके के साथ उसका शरीर हवा में तैरने लगा। हा, मैं उड़ सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हवा में तैरते हुए उसने कुछ चक्कर लगाए। उसके ऊपर असीम आकाश था और नीचे विशाल भूमि के साथ साथ झिलमिलाती रोशनी में चमकता हुआ पूरा गुड़गांव शहर। आकाश में किसी परिंदे की तरह उड़ने की भावना ने उसे प्रफुल्लित कर दिया था। वह पूरी गति से शहर की ओर उड़ गया और एक गगनचुंबी इमारत की चोटी पर उतर गया। अपने नीचे के शहर को देखकर वह बेफिक्र महसूस कर रहा था और खुशी से चिल्लाना चाहता था। उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और एक ऊंची छलांग के साथ हवा में तैरते हुए लगभग 100 मीटर दूर एक और गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंच गया। फिर उसने एक इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत पर कूदना शुरू कर दिया। उसी समय बहुत दूर एक अपार्टमेंट में एक मोटे आदमी ने कपड़े धोने के लिए अपनी बालकनी का दरवाजा खोला। वह थोड़ी नींद में था और बार बार उबासी ले रहा था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी बिल्डिंग से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक परछाई आसमान में उड़ रही थी।
उसे देखकर वह हैरानी में चिल्लाया, अबे यार, यह क्या बला है? इतना बड़ा पक्षी तो मैंने फिल्मों में भी उड़ते नहीं देखा। ओह, एक मिनट, मुझे वह किसी इंसान की तरह क्यों लग रहा है? हा, लगता है आज सुबह से ज्यादा वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ये हो रहा है। भला एक इंसान कैसे उड़ सकता है? उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और जबड़ा खुलकर नीचे लटक गया। उसके हाथों से कपड़े धोने का सामान छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। ओह माय गॉड, क्या मैं नरक में हूं? नहीं, मैं तो अपनी बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर हूं। वह चिल्लाया। राक्षस, भूत या सुपरमैन? वह कुछ सेकंड के लिए चकरा गया, फिर वह अंदर भागा और चिल्लाया, हे बेब्स, जल्दी बाहर आओ, यहां एक सुपरमैन है। बेशक विपिन ने यह सब सुना और लगभग खिलखिलाकर हंसने लगा। वह ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह वापस ब्लूबेल फुटहिल और अपने विला में लौट आया। तब तक रात के 1-2 बज चुके थे। फिर उसने औषधि की कुछ और बोतलें बनाई और सोने से पहले कुछ तालिस्मानी मंत्रों और ताबीज बनाने के मंत्रों का अध्ययन किया। सुबह के वक्त एक छोटी सी 3 व्हीलर बाइक हवा की तरह शहर के दक्षिण में बाजार की ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। 5 दिन पहले मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंचने के बाद विपिन ने कई अलग अलग जादू टोना मंत्रों के साथ साथ कुछ निम्न स्तरीय मौलिक मंत्रों का अध्ययन किया था। हालांकि इनमें से किसी भी तकनीक पर वह अभी तक महारत हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन उसने तत्वों पर कुछ पकड़ बना ली थी। तालिस्मानी तकनीकों में उसने मंत्र लिखने में महारत हासिल कर ली थी और अब वह ताबीज बनाने में सक्षम था। इसलिए वह इस वक्त ताबीज बनाने के लिए कुछ जेड मोतियां खरीदने बाजार जा रहा था। 2 प्रकार के ताबीज होते थे, एक कागज और दूसरा जेड। कागज के ताबीज आमतौर पर पीले कागज पर लिखे जाते थे, हालांकि उनका प्रभाव कम पड़ता था। उच्च गुणवत्ता वाले कागज के ताबीज के लिए एक विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता होती थी, जो विपिन के पास नहीं था, इसलिए उसके पास एकमात्र अन्य विकल्प जेड ताबीज बचा था। इन 5 दिनों में कई घटनाएं घटी थीं। पहली, पापड़ा गांव में वृक्षारोपण की स्थापना की प्रगति सुचारू रूप से चल रही थी। निर्माण समिति ने ग्राम परिषद के साथ परियोजना के विवरण को अंतिम रूप दे दिया था। दूसरी, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर भी कुछ दिनों बाद निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। एक बार सड़क बनने के बाद वृक्षारोपण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना अगला कदम था। तीसरी घटना प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में थी। 2 दिन पहले मिस्टर सोहम ने विपिन को प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। प्रिंसिपल मिश्रा तनवीर का पिता था। उसका पूरा नाम विनोद मिश्रा था और वह मेवात मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल था। 2 हफ्ते पहले तनवीर ने विपिन को फंसाया था। उस वक्त सोहम ने विपिन से वादा किया था कि वह प्रिंसिपल मिश्रा से उसका बदला लेकर रहेगा। प्रिंसिपल मिश्रा की छवि काफी धूमिल थी। सोहम ने उसके काले कारनामों को उजागर करने के लिए कुछ लोगों को उसके पीछे लगा रखा था। कल ही सोहम को पता चला था कि वह न केवल रिश्वतखोरी में लिप्त था, बल्कि उसका नाबालिगों के साथ भी अनुचित संबंध थे। सोहम ने विपिन से कहा था कि वह अगले कुछ दिनों में इस जानकारी को पूरे शहर में फैला देगा, ताकि विनोद मिश्रा को अपने कुकर्मों की सजा मिल सके। जहां तक राघव बत्रा की बात थी, वह कहीं गायब हो गया था। पुलिस का मानना था कि वह नूह जिले से भाग चुका है। विपिन को सबसे अधिक चिंता राघव बत्रा को लेकर थी। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक वह उसके लिए एक कांटे की तरह चुभता रहेगा। विपिन 20 मिनट से भी कम समय में जेड बाजार पहुंच गया। जेड बाजार में कई अलग अलग दुकानों पर विभिन्न प्रकार के जेड आइटम्स बेचे जाते थे। ये सभी आइटम्स डिस्प्ले लाइट्स के नीचे चमकते हुए ग्लास केस के अंदर रखे हुए थे। विपिन को पता था कि यहां सभी आइटम्स की गुणवत्ता पूरी तरह से असली नहीं थी। अगर उसने ध्यान से न देखा तो नकली जेड खरीदे जाने का खतरा था। इसके अलावा वह पहले से तैयार जेड आइटम्स में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह ताबीज बनाने के लिए अनरिफाइंड जेड अयस्क औरी की तलाश में था। उसने कई अलग अलग दुकानों पर देखा, लेकिन उसे अनरिफाइंड जेड नहीं मिला। इसके बाद वह एक स्टोन गैम्बलिंग स्टोर पर पहुंचा। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर वह जगह थी जहां कई दुकानें मिलकर अनरिफाइंड पत्थर बेचती थीं, जिनमें कीमती जेड हो भी सकता था और नहीं भी। इन पत्थरों को खरीदने के बाद उनके अंदर कीमती जेड है या नहीं, यह देखने के लिए उन्हें काटा जाता था। विपिन ने स्टोन गैम्बलिंग स्टोर से संबंधित कई कहावतें सुनी थीं, जैसे एक कट अमीर को गरीब बना सकता है और एक देवता भी 1 इंच पत्थर के पीछे नहीं देख सकता। विपिन को स्टोन गैम्बलिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह अपने अकाउंट में मौजूद 30 लाख रुपए के साथ कुछ अनरिफाइंड जेड तो हासिल कर ही लेगा। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर बाहर से साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही विपिन हैरान रह गया।
स्टोर अंदर से काफी बड़ा था। चमकदार लाइट्स के बीच कई बड़ी ग्लास टेबलों पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। इन ढेरों में विभिन्न रंगों और आकारों के पत्थर थे। कुछ लोग इन पत्थरों के ढेर के सामने खड़े होकर ध्यान से उनकी जांच कर रहे थे। विपिन को अंदर आते देख एक लंबी कद की लड़की ने अपना सिर उठाया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके भावों से समझा जा सकता था कि वह क्या सोच रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि यह लड़का जो अभी अभी स्टोर में आया है अमीर हो सकता था। हालांकि उसने हर तरह के लोगों को स्टोन गैम्बलिंग स्टोर में आते देखा था, चाहे वे अमीर हों या गरीब। एक जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वेलकम सर, क्या आप यहां पहली बार आए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी स्टोन बाइंग लिमिट कितनी है? विपिन ने बात कर रही लड़की को देखा और अगले ही पल वह हैरान रह गया। वह लड़की कम से कम 30 साल की होगी, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वह सुंदर थी और एक ट्रेंडी सूट पहने हुए थी, जिसे देखकर एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। मुझे पहले चारों ओर देखना है, विपिन ने कहा। लड़की हैरान रह गई। उसने सोचा, यह लड़का शायद यहां सिर्फ घूमने आया होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना इस लड़के की उम्र और हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि वह यहां कुछ खरीद भी सकता है और उसे स्टोन गैम्बलिंग के बारे में कोई जानकारी भी होगी। विपिन उसे हैरान छोड़ पत्थरों के ढेर की ओर आगे बढ़ गया। कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद उसे पत्थरों में कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसकी भौहें फड़क उठीं और उसे एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे प्राचीन आइटम्स पर ऊर्जा की एक परत छड़ी होती है, इन जेड पत्थरों में भी कुछ ऐसा ही हो? विपिन के मन में एक विचार आया कि वह उन पत्थरों को छूकर उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस करे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कच्चे पत्थर को ध्यान से छूने लगा। उस पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे उस पत्थर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम महसूस हुआ। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने की कोशिश की, लेकिन इस पत्थर में भी ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम था। इसी तरह उसने और भी कई पत्थरों को छुआ और उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने पाया कि सभी पत्थरों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग था। विपिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा का उच्च गुणवत्ता वाले जेड से कोई संबंध है या नहीं। एंटीक आइटम्स में ऊर्जा की एक मजबूत आभा का मतलब होता है कि वस्तु पुरानी है, लेकिन जेड एक अलग चीज थी। इसे एक आध्यात्मिक वस्तु माना जाता था, इसलिए वह अपने सामान्य तर्क का उपयोग नहीं कर सकता था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने एक एक करके सभी पत्थरों को छूने का निर्णय लिया। उसकी इस हरकत ने गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था, यह लड़का शायद अनाड़ी है। कुछ देर बाद विपिन एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा हो गया। यह पत्थर लगभग 2 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा था और अन्य पत्थरों की तुलना में कई गुना बड़ा था। इसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। विपिन ने लगभग सभी पत्थरों को छूकर देखा था, लेकिन इस पत्थर में ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा था। जब उसने इसकी कीमत देखी तो वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसके बैंक अकाउंट में केवल 32 लाख रुपए बचे थे। अगर उसने इस पत्थर को खरीदा तो वह फिर से गरीब हो जाएगा। हालांकि अगर इस पत्थर में सच में कोई जेड हुआ तो वह काफी बड़ा होना चाहिए। उसने काफी देर तक इस पर विचार किया और अंततः इसे खरीदने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बड़ा जुआ था। समझदार लोग कभी इतने बड़े पत्थर को नहीं खरीदते, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक थी। भले ही वे इसे खरीदने की सामर्थ्य रखते हों, लेकिन वे इतने बड़े टुकड़े पर जुआ नहीं खेलते। विपिन को उस बड़े पत्थर के सामने खड़ा देख कई लोग हैरान रह गए और फिर उसे अनाड़ी समझकर हंसने लगे। विपिन ने अपने सिर को हिलाया और अचानक कहा, मुझे यह चट्टान का टुकड़ा चाहिए। गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वे आश्चर्य में चिल्लाने लगे, हे भगवान, क्या वह लड़का पागल है जो इस पत्थर पर 30 लाख रुपए का जुआ खेल रहा है? लंबी लड़की जिसने विपिन का स्टोर में स्वागत किया था, वह भी दंग रह गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं। उसके सामने खड़े लड़के की बात उसे हास्यास्पद लग रही थी। यह सिर्फ कोई साधारण पत्थर नहीं था, इसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। यह पत्थर कई सालों से स्टोर में था, लेकिन आज तक इसे खरीदने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। वह यह भी समझ नहीं पा रही थी कि इतना साधारण दिखने वाला लड़का इसे खरीदने की क्षमता कैसे रखता था। काफी देर बाद वह अपनी हैरानी से बाहर आई और दौड़ते हुए विपिन के पास गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपको यकीन है कि आप इसे खरीदना चाहते हैं? विपिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? फिर उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसे दे दिया। विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए। वह लड़की कार्ड लेने में हिचकिचा रही थी।
लेकिन अंततः उसने कार्ड ले लिया। स्टोर में मौजूद अन्य लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विपिन सच में इसे खरीद सकता है। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, मुझे लगता है कि वह कार्ड नकली है। लड़की स्वाइप मशीन के पास गई और कार्ड को स्वाइप किया। फिर विपिन ने अपना पिन डाला। जब उसने अकाउंट का बैलेंस देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ओह माय गॉड, इसके पास सच में 30 लाख रुपए हैं। उसने सोचा कि यह लड़का जरूर किसी रिच फैमिली से होगा, वरना इतनी कम उम्र में उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते थे। उसका रवैया तुरंत बदल गया। अब वह विपिन के प्रति काफी आतिथ्यपूर्ण और सम्मानित हो गई थी। अन्य लोग भी यह देखकर हैरान थे कि उस बच्चे के अकाउंट में वास्तव में 30 लाख रुपए थे। विपिन ने अपना कार्ड वापस लिया और चट्टान के टुकड़े को स्टोन कटर के पास ले गया। उसके पीछे पीछे स्टोर में मौजूद बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। सभी के चेहरे उत्सुकता और बेचैनी से भरे हुए थे। स्टोन कटर ने कुछ समय के लिए उस चट्टान का निरीक्षण किया और फिर चट्टान के एक कोने में एक छोटा सा कट लगाने के लिए अपने स्टोन कटिंग टूल्स निकाले। उसने बड़े ध्यान से उसमें एक कट लगाया। जैसे ही कट लगाया गया, सभी लोग नजदीक आने लगे और हैरानी से चिल्ला उठे। चट्टान के उस कट के अंदर से एक गहरा हरा रंग झलक रहा था। यह कोई साधारण जेड का हरा रंग नहीं था, यह एक शुद्ध समान हरे रंग की गहरी छाया थी। इसका सतह एक दर्पण की तरह चमक रहा था और उसके अंदर एक पारदर्शी जेड था जो किसी भी अशुद्ध से मुक्त था। ओह माय गॉड, यह इंपीरियल जेड है। भीड़ में से कोई थरथराती आवाज में चिल्लाया। सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इंपीरियल जेड सभी जेड प्रकारों में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। यह केवल इंपीरियल जेड नहीं है, इसकी चमक देखो, यह ग्लास टाइप जेड है। किसी ने उत्साह से चिल्लाया, ग्लास टाइप इंपीरियल जेड। वह लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। इंपीरियल जेड सभी जेड प्रकारों में सबसे उच्च माना जाता था। एक कच्चे पत्थर में इस प्रकार की विशेषताओं का होना विपिन के लिए जैकपॉट जैसा था। नीलामी में इसकी एक बहुत बड़ी कीमत मिल सकती थी। वहां उपस्थित सभी लोग इस खबर से उत्साहित हो गए। Hey little brother, sell me this rock. I am ready to give you 50 lakh. क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हें लगता है कि इस छोटे दोस्त को जेड के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम उसे धोखा दे दोगे। 50 लाख बहुत कम है। छोटे भाई, मैं 80 लाख देने के लिए तैयार हूं। भीड़ में लोग आपस में बहस करने लगे और अपनी अपनी कीमतें बताने लगे। विपिन हैरान था। वह जेड बाजार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने जेड बाजार में आने से पहले इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च की थी और जानता था कि इंपीरियल जेड एक उच्च गुणवत्ता वाला जेड होता है। उसे एक ही बार में जैकपॉट लगने की उम्मीद नहीं थी। हा, लगता है भाग्य मेरे साथ है, उसने अपने मन में सोचा। फिर उसने सोचा कि एक कच्चे पत्थर में जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, उतने ही अधिक चांस होते हैं कि उसमें से टॉप ग्रेड जेड निकले। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड एक आध्यात्मिक पदार्थ है जो अपने अंदर धरती और स्वर्गीय ऊर्जा को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। जेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होती है, उसमें ऊर्जा की मात्रा उतनी ही अधिक होती है, उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए सोचा। विपिन अपने आसपास के लोगों द्वारा लगाई जा रही बोलियों को सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। असल में जब तक जेड को पूरी तरह से उजागर नहीं किया जाता, तब तक कोई भी यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि अंदर का जेड वास्तव में ग्लास टाइप इंपीरियल जेड है या नहीं। लेकिन फिर भी लोग इसे ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि यही तो स्टोन गैम्बलिंग थी। अगर उसमें से एक बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाला जेड निकलता तो उनके लिए यह एक जैकपॉट की तरह होता और वे इसे दुगनी कीमत पर बेच सकते थे। इसके अलावा स्टोन गैम्बलिंग की एक कहावत भी थी, अगर पत्थर का एक कट जिंदगी बदल सकता है तो दूसरा कट जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। इसका मतलब था कि अगर पत्थर पर एक कट लगाने के बाद एक टॉप ग्रेड जेड दिखाई देता है तो दूसरे कट पर उसमें से साधारण पत्थर का टुकड़ा भी निकल सकता है। अब सवाल यह था कि क्या विपिन इस चट्टान के टुकड़े को कुछ लाख रुपए के मुनाफे पर बेच देगा या वह दूसरा कट लगवाएगा ताकि मुनाफा दुगना हो सके। आखिर क्या मोड़ आएगा स्टोन गैम्बलिंग स्टोर के इस दिलचस्प पड़ाव में? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर।